देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,000 के ऊपर जा चुकी है। अब तक 184 लोगों की मौत की खबर है। 8 राज्यों में पिछले कुछ दिनों में डबल हुए कोविड-19 के केस। ओडिशा और 30 अप्रैल तक बढ़ाई लॉकडाउन की अवधि। कोरोना वायरस के डर का असर, दिल्ली यूपी में कई इलाके सील। बैंक दुकान बंद, ना एंट्री ना एग्जिट। आवश्यक वस्तुओं की हो रही होम डिलीवरी। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी हुआ। कोरोना के कहर के दौर में हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए बना है मिसाल। भारत ने संजीवनी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के निर्यात को दी मंजूरी। ट्रंप के थैंक यू पर पीएम मोदी बोले, मुश्किल समय में दोस्त करीब आते हैं। पीएम ने कहा, कोरोना से जीतेंगे हम। तमाम कोशिशों के बावजूद दुनिया भर में कोरोना से हाहाकार खत्म नहीं हो रहा। दुनिया भर में मरीजों की संख्या 15 लाख के ऊपर जा चुकी है। 88,000 जानें अभी तक गई हैं। अमेरिका में लगातार दूसरे दिन 2,000 मौत। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी गर्मी की छुट्टियां रद्द की। अब जून में खुले रहेंगे कोर्ट। लॉकडाउन के दौरान काम के नुकसान की भरपाई करने की कोशिश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज देश की बात में बहुत कुछ होगा आपके सामने। खासकर कोरोना संक्रमण से देश में मौत का ग्राफ कैसे तेजी से बढ़ रहा है, इसको जांचने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कोरोना के लिए संजीवनी साबित हो रही दवा भारत के पास है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5,000 के पार पहुंच गई है। वहीं बीमारी से 160 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर अभी तक है। इस बीच देश भर में लॉकडाउन बढ़ने की चर्चा जो चल रही है, उसको देखते हुए ओडिशा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। नवीन पटनायक सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। तो इन तमाम खबरों पर आज देश की बात में हम पूरी नजर रखेंगे और तफसील से चर्चा करेंगे। ओडिशा सरकार ने राज्य में 30 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन ऐसा करने वाला ओडिशा देश का पहला राज्य तो बन गया है। इस बीच केरल ने क्या डिमांड रखी है, ये भी हम आपको बताएंगे। केरल का मानना है कि जिस तरह से कोरोना वायरस पूरे देश में फैल रहा है, लगभग मई तक लॉकडाउन बनाए रखा जाना चाहिए। इस बीच उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार की क्या कोशिश है कोरोना से निपटने के लिए, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही केंद्र सरकार की जो दीर्घकालीन योजना है वो भी आपके सामने रखेंगे। हम आपको बताएंगे कि 3 चरणों वाली वो कौन सी रणनीति है जिसको अपनाकर कोविड-19 से जंग के लिए पिछले 1-2 दिनों में अनेक प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने कदम उठाए हैं और कुछ खास इलाकों को सील करने की कोशिश भी की गई है। उधर 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा के दौरान कई मुख्यमंत्री कुछ सहूलियतों को छोड़कर लॉकडाउन बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इसकी डिमांड करेंगे कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए, क्योंकि लॉकडाउन होने से कोरोना पर जिस तरह से हमने लगाम लगाने की कोशिश की है, बहुत हद तक हमें सफलता उससे मिली है। हालांकि मौजूदा लॉकडाउन के बावजूद कई इलाकों में कोरोना मरीजों की संख्या अभी भी बढ़ती जा रही है और इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने कई सख्त कदम उठाए हैं और कोरोना हॉटस्पॉट को अपने अपने राज्यों में उन्होंने सील कर दिया है। इन तमाम खबरों के बीच हम आपको ये भी बताएंगे कि सीलिंग में ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी या फिर इसके लिए जो आम सहूलतें हैं, आम ज़रूरियात की चीज़ें हैं, वो कैसे आप तक पहुंचाई जाने की कोशिश करेगी सरकार, ये भी आपके सामने होगा। हर किसी को प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो ज़रूरतों का ख्याल सरकार कैसे रखेगी, ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो हम आपके सामने ये भी रखेंगे। इस बीच यदि कोरोना के कहर का और सबसे ज़्यादा असर कहीं पड़ा है तो जाहिर सी बात है कि वो उद्योग जगत पर पड़ा है। उद्योग जगत के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक और राहत पैकेज
का ऐलान कर सकती है भारत सरकार। राहत पैकेज के तौर पर जीएसटी में रियायत के साथ साथ छोटे कारोबारियों को ब्याज मुक्त कर्ज देने पर भी विचार हो रहा है। क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रक्रिया होगी इसके लिए, ये भी देश की बात में हम आपके सामने रखेंगे। अदालती खबरों में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों रद्द कर दी है अपनी समर वेकेशन, यानी कि गर्मी की छुट्टी दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं होगी, और इसके लिए क्या कहा है कोर्ट ने, और क्या अब तमाम अन्य अदालतें भी, अन्य हाई कोर्ट्स भी, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या इस पर विचार करेगा। गौरतलब है कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन बेंच बैठता है, तो क्या फुल बेंच बैठेगी या फिर वेकेशन बेंच से ही सुप्रीम कोर्ट काम चलाएगा, इस पर भी हमारी नजर है। उधर पूरी दुनिया पर कोरोना जो कहर बनकर टूटा है, इस महामारी में जो तबाही अभी तक हुई है उसकी एक पूरी रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे। पिछले दशकों की यदि हम बात करें तो ये सबसे बड़ी त्रासदी है। अभी भी कोरोना पर किसी भी देश का कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ तक कि कोरोना को रोक लेने का दावा करने वाला चीन भी इसके दोबारा उभरने के डर से परेशान है, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन भी एक बार फिर से कोरोना के कहर का शिकार हो सकता है। उधर दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका जिस तरह से कोरोना के आगे बेबस है, उससे इस बात का सहज ही अंदाजा मिल जाता है कि ये वायरस कितना खतरनाक है। तो इसके खतरे को और भांपने की कोशिश करेंगे, मापने की कोशिश करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि कोरोना से जो तमाम विश्व में परेशानी बढ़ी है उसका सबसे ज़्यादा असर कहाँ पर पड़ा है, और ब्रिटेन में इसकी जो एक अलग तस्वीर दिख रही है ये भी आपके सामने होगा। और इन तमाम खबरों के बीच हम आपको ये भी बताएंगे कि मोबाइल इंजीनियरों को क्यों धमकी मिल रही है कि वो 5G टावर जला रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया भर में फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ सभी देशों से एकजुट रहने की क्या अपील की है, ये भी दिखाएंगे। और WHO के जो प्रमुख हैं उन पर ट्रंप क्यों पिछले दिनों बरसे थे और किस तरह की बातें उन्होंने कही थी, ये भी आपके सामने हम रखेंगे। इसके अलावा देश की बात में आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व का जिक्र करेंगे और एक ऐसे किरदार को याद करेंगे जो हमारे जहन में बिल्कुल ताज़ा है। तो आप घर में रहें और देश की बात को ज़रूर देखें ताकि आपको दिन भर के देश विदेश की तमाम हलचलों से हम रूबरू करा सकें, वो सारी खबरें हम आपको दिखा सकें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि कोरोना से बचने के लिए आप तमाम एहतियातों का पालन कर रहे होंगे और घर में रहकर अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, और आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खाएं, ऐसी चीज़ें न खाएं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी पर असर पड़े। लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि कोरोना संक्रमण से देश में मौत का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि चिंतनीय है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5000 के पार पहुंच गई है। वहीं बीमारी से 160 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है। उधर देश भर में लॉकडाउन बढ़ने की चल रही चर्चाओं के बीच उड़ीसा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नवीन पटनायक सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का फैसला कर लिया है। उड़ीसा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। ऐसा करने वाला उड़ीसा देश का पहला राज्य बना है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने इस फैसले के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से इस अवधि के दौरान ट्रेन और विमान सेवाएं नहीं शुरू करने का आग्रह किया है। सरकार से उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को 17 जून तक के लिए वो बंद रख रहे हैं। इस दौरान स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। उड़ीसा में अब तक कोरोना वायरस के कुल 42 मामले इसके संक्रमण के सामने आ चुके हैं। एक मरीज की मौत की खबर भी है। तो देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार की है। आप पूछेंगे कि इस योजना में क्या है, हम आपको बताते हैं। इस योजना की रूपरेखा कुछ इस तरह बनाई गई है कि कोरोना वायरस को भगाने के बाद भी भविष्य में इस तरह की चुनौती से हम कैसे निपटें और इसका कैसे इंतजाम किया जाए। राज्य सरकारों से लंबी बातचीत और सलाह मशवरे के बाद इस योजना को फाइनल किया गया है। इसके लिए मोदी सरकार ने 3 चरणों वाली रणनीति बनाई है।
क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कोरोना का कहर हमारे सामने आया तो हम एक बारगी को बहुत बेबस और लाचार नजर आए। सरकार नहीं चाहती कि आगे कभी भी भविष्य में ऐसी त्रासदी आए तो इसी तरह से बेबसी और लाचारी का सामना करना पड़े। तो क्या है ये 3 चरणों वाली रणनीति, आप देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए मोदी सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए राज्यों को पैकेज जारी किया है। इस पैकेज को इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज का नाम दिया गया है। ये पैकेज के लिए सारा पैसा और संसाधन केंद्र की ओर से मुहैया कराया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई अभी लंबी चलेगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई चिट्ठी के मुताबिक इस पूरी योजना के 3 चरण हैं। पहला चरण जनवरी 2020 से जून 2020 तक होगा, जबकि दूसरा चरण जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक चलेगा। तीसरा चरण अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक रहेगा। पहले चरण में कोविड-19 अस्पताल विकसित करने, आइसोलेशन ब्लॉक बनाने, वेंटिलेटर की सुविधा युक्त आईसीयू बनाने, पीपीईएस यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बनाने, N95 मास्क और वेंटिलेटर की उपलब्धता पर जोर दिया जाएगा। पहले चरण में ही लैब नेटवर्क और डायग्नोस्टिक सुविधाएं बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही फंड का इस्तेमाल सर्विलांस, महामारी के खिलाफ जागरूकता जगाने में किया जाएगा। फंड का एक हिस्सा अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों, जन सुविधाओं और एम्बुलेंस को संक्रमण रहित बनाने पर भी खर्च किया जाएगा। हालांकि दूसरे और तीसरे चरण को लेकर क्या योजना है, इस पर अभी खुलासा नहीं हुआ है। इसके लिए बहुत कुछ तब तक की स्थिति विशेष पर निर्भर करेगा। इस प्रोजेक्ट का जन्म केंद्र और राज्यों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद सामने आया है। राज्य सरकारों की ओर से कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए केंद्र से स्पेशल पैकेज की लगातार मांग की जा रही है। ये मुद्दा प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान भी उठा था। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात रही है कि अब तक के हजारों करोड़ों के बजट में हम अब तक अपने स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगभग 1% ही खर्च करते हैं। इस वजह से भी जब कोरोना इस देश में कहर बनकर आया तो हम बहुत बेबस और लाचार रहे। सरकार नहीं चाहती कि अब ये बेबसी और लाचारी की स्थिति बनी रहे, इसलिए इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन ये देखना होगा कि इसे अमली जामा पहनाया कैसे जाएगा और कैसे इसे प्रयोग में लाया जाएगा। उधर कोविड-19 से जंग के लिए पिछले 1-2 दिनों में अनेक प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने जो कदम अपने अपने यहाँ के कुछ इलाकों में उठाए हैं, उसको देखते हुए माना जा रहा है कि 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा के दौरान कई मुख्यमंत्री कुछ सहूलियतों को छोड़कर लॉकडाउन बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी भी समय है, कुछ कड़े कदम उठाएं और सरकारें अगर प्रतिबद्धता दिखाएं तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत दुनिया के सामने उदाहरण बनकर पेश हो सकता है। इस लॉकडाउन को सफल बनाने में लोगों की भी अहम भूमिका होगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई और देश में जारी लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी तरह एक्शन में है। राज्य के जिन क्षेत्रों से 6 या उससे ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं, उसे हॉटस्पॉट मानते हुए सीएम योगी ने बुधवार रात से 15 अप्रैल तक उन इलाकों को सील करने का आदेश दे दिया है। इसी रास्ते पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं। दिल्ली के 20 स्थानों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के पास पीपुल्स पर्सनल किट की खेप आनी शुरू हो गई है। जांच किट भी शुक्रवार तक आ जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इलाकावार लोगों को क्वारंटीन करके बड़े पैमाने पर लोगों की जांच, संक्रमित की पहचान और कोविड-19 से जंग को मूलमंत्र बना लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी कोविड-19 से लड़ने का सबसे कारगर उपाय सोशल डिस्टेंसिंग ही नजर आ रहा है। वैसे केंद्र सरकार के पास इस समय सबसे संतोषजनक खबर केरल से आ रही है। केरल में कोविड-19 का संक्रमण काबू में आता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि केरल ने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है। उसने जांच प्रक्रिया से लेकर संक्रमितों के इलाज में बड़ी सावधानी से काम लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां 15 जिलों के हॉटस्पॉट को सील कर दिया है, तो वहीं 20 जिलों के हॉटस्पॉट क्षेत्र के लिए ठोस प्लान भी तैयार किया है। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी और एडिशनल मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी खुद पूरे मामले की लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसमें नोएडा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काफी संवेदनशील दिखाई दे रही है। राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अब आगरा उनके लिए उतना चिंताजनक नहीं है, लेकिन फिर भी उच्च स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। इसी क्रम में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि राज्य में भीलवाड़ा अब चिंता से बाहर आ गया है, लेकिन जयपुर के रामगंज मोहल्ला, झुंझुनू, जोधपुर, टोंक समेत अन्य जिलों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के शीर्ष नेता इंदौर के हालात को लेकर काफी चिंतित है। वहाँ को लेकर एक बड़ी समस्या यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन शिवराज मंत्रिमंडल का गठन अभी नहीं हुआ है। केंद्र सरकार भी लगातार मध्य प्रदेश से रिपोर्ट ले रही है।
फिलहाल मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल और उज्जैन, इन 3 बड़े शहरों को पूरी तरह से सील किया गया है। वैसे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और केंद्र सरकार के रणनीतिकारों का भी मानना है कि कोविड-19 की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार लॉकडाउन ही है। एक राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को खुद चीन और दक्षिण कोरिया के मॉडल पर अध्ययन के लिए कहा था। उन्होंने पाया कि इटली, अमेरिका समेत जिन देशों ने पहले सोशल डिस्टेंसिंग के कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाया, उनके यहाँ हालत खराब हो गई। इसलिए कोविड-19 का मुकाबला सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराकर ही किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी भी समय है, कुछ कड़े कदम उठाएं और सरकारें प्रतिबद्धता दिखाएं तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत दुनिया के सामने उदाहरण बन सकता है। इस लॉकडाउन को सफल बनाने में लोगों की भी अहम भूमिका होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर लॉकडाउन के बावजूद कई इलाकों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश की सरकारों ने अब सख्त कदम उठाया है। यूपी में 15 जिलों में चिन्हित हॉटस्पॉट को 14 अप्रैल तक के लिए और दिल्ली सरकार ने राजधानी के 22 हॉटस्पॉट को अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कई इलाकों को सील किया गया है। लॉकडाउन के मुकाबले सीलिंग में ज्यादा सख्ती बरती जाएगी और हर किसी को प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन अब करना होगा। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस पूरी दुनिया में महामारी बनकर फैल गया है। भारत में भी इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया है। बावजूद इसके जब कोरोना की रफ्तार नहीं थमी तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश की सरकारों ने अपने राज्यों के चिन्हित इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया। ये वो इलाके हैं जो कोरोना का हॉटस्पॉट बने हैं। यहाँ पर कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं। पूरा गलत मास्क के साथ हम जाएंगे। हमारा पूरा कंप्लीट स्टाफ जाएगा। जो भी स्टाफ जाएगा मास्क के साथ जाएगा, सैनिटाइज होके जाएगा। सबको सैनिटाइज दिया हुआ है। पूरे एनडीएमसी कर्मचारी को, जितने भी हमारे सफाई कर्मी हैं, जितना भी सुपरविजन स्टाफ है, सबके पास मास्क है, सबके पास वो किया जा रहा है। सर अभी तो हमें हरोला सेक्टर 5 का मिला है, सबका अलग अलग एरिया है और मैं मसाले मार्केट में कर रही हूँ। हमें घर घर जाके सर्वे करना है और देखना है कौन किसी को कोई दिक्कत है या कुछ परेशानी है, उसका नाम लिख के ले आना है। सारा उसका चेकअप होगा, वह सब कुछ होगा और हमें घर घर जाकर डोर टू डोर सर्वे करना है। इन इलाकों के पूरी तरह सील होने का मतलब है कि यहाँ अब सब कुछ पूरी तरह से बंद होगा। यूपी के 15 जिलों में उन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है जहाँ 6 या उससे अधिक संक्रमित मरीज मिले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को लेकर समीक्षा कर रही है कि लॉकडाउन 15 अप्रैल को खोल दिया जाए या आगे बढ़ाया जाए। आवश्यक वस्तु और आपातकालीन सेवाएं जैसे था पहले वो हमेशा बहाल रहेगी। प्रशासन, अथॉरिटीज़ ये प्रयास कर रही है कि डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से आपके सोसाइटीज़ तक, घर तक सामान पहुंचे। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल से टाई अप भी हुई है। इस तरह के 22 हमारे हॉटस्पॉट्स और क्लस्टर्स हैं जहां पर जिनको सील किया गया, लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है। ये कल मध्य रात्रि से ही प्रभावी हो गया है और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ सबको घरों में ही सीमित है, सब लोग घरों के अंदर हैं। मध्य प्रदेश में भी इंदौर, भोपाल और उज्जैन को पूरी तरह सील करने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। जिला प्रशासन को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी राजधानी में 22 इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया है। इन इलाकों को अगले आदेश तक सील कर दिया गया है। लोगों को कॉलोनी से बाहर निकलने तक पर पाबंदी लगा दी गई है। इन कॉलोनियों में सभी जरूरी सेवाओं की आपूर्ति दिल्ली सरकार करेगी। ना कोई यहाँ आ सकता है और ना ही किसी को बाहर निकलने की इजाजत होगी। दिल्ली में अभी पॉजिटिव 669 केसेस पॉजिटिव हैं और जिसमें से मरकज के 426 हैं और बाकी बचे हैं वो जो सील किया गया, छोटे छोटे एरियाज को सील किया गया है और उनकी सप्लाई वहाँ पे की जाएगी, होम डिलीवरी की जाएगी। सीलिंग यानी पूर्ण लॉकडाउन वाले इलाकों में लॉकडाउन की तुलना में ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। पूर्ण लॉकडाउन को लेकर राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं हो सकती है। इसका निर्धारण स्थानीय जरूरतों को देखते हुए किया जा सकता है। इसके तहत खाद्यान्न, दूध और सब्जी की डोर स्टेप डिलीवरी कराई जाएगी। अगर कोई बीमार होता है तो प्रशासन ही एम्बुलेंस उपलब्ध कराएगा। आवागमन के लिए जारी किए गए सभी पास निरस्त माने जाएंगे। पुलिस वाहन लगातार पेट्रोलिंग करेंगे। हर इलाके में मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। जरूरत पड़ने पर ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई जाएगी और क्षेत्र के हर घर की सूची बनाकर सघन जांच की जाएगी। एक एक घर सहित पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो सरकारों की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से कोरोना के कहर पर अपना जो कंट्रोल है वो किया जा सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आम लोगों का सहयोग भी उससे मिले, लेकिन यहीं उन लोगों के बारे में भी सोचना होगा कि जो अकेले हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको लेकर किस तरह की सरकार और व्यवस्था कैसी सुविधा उनको दे पाएगी। लेकिन यदि आपकी सोसाइटी सील हो गई है या आपका क्षेत्र सील हो गया है तो आप ये इस मदद के लिए जो पुलिस वाले हैं आसपास उनको बोल सकते हैं। उधर कोरोना ने देश के कुछ राज्यों में काफ़ी तबाही मचाई है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इन राज्यों में संक्रमितों की संख्या कुछ दिनों में दोगुनी या उसके आसपास तक पहुंच गई है। लॉकडाउन के बाद हॉट स्पॉट की पहचान कर इलाकों को सील करने वाले यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश भी उन्हीं राज्यों में से हैं जहां संक्रमण का मामला कुछ ही दिन में दोगुना हो गया, और महाराष्ट्र भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। देश के सर्वाधिक प्रभावित 10 राज्यों में से 8 में पिछले 2 से 4 दिनों में संक्रमितों की तादाद दोगुनी हो गई है। कोरोना वायरस के कुल मामलों में से 84% सिर्फ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक से मिले हैं। केरल और कर्नाटक को छोड़कर बाकी 8 राज्यों में कोरोना वायरस से संक्रमितों की तादाद 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच दोगुनी हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली के तबलीगी जमात के मरकज के कारण देश में कोरोना वायरस के मामले महज 4 दिन में ही दोगुने हो गए थे। ये राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। दिल्ली में तो केवल 2 दिनों में ही संक्रमण की दोगुनी दर देखने को मिली है। 2 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 223 थी, जो 4 अप्रैल को बढ़कर 447 हो गई थी। दिल्ली में निजामुद्दीन अब भी कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बना हुआ है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में 3 दिन में मरीजों की संख्या डबल हुई है। 4 अप्रैल को महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 498 थी, जो 7 अप्रैल को बढ़कर 1018 हो गई। वहीं तेलंगाना में 3 अप्रैल को संक्रमितों की संख्या 161 थी, जो कि 6 अप्रैल को 322 हो गई। इसी तरह यूपी में 2 अप्रैल को 114 मरीज थे, जो 5 अप्रैल को बढ़कर 231 हो गए। केरल और कर्नाटक में कोरोना वायरस के प्रसार की संख्या अन्य राज्यों की अपेक्षा धीमी हुई। ताज़ा मामले सामने आने के बाद भी इन राज्यों में पिछले 7 दिनों में मरीजों की संख्या दोगुनी नहीं बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकार लगातार तैयारियों में लगी हुई है। कोरोना वायरस महामारी से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी लेने या देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1123978046 1123978046 पर फोन किया जा सकता है। इसके अलावा हर राज्य ने अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हम आपको पूरी तफसील से जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह के हेल्पलाइन नंबर्स हैं, और इसके अलावा आप अपने इस चैनल पर भी इन तमाम हेल्पलाइन नंबर्स को देख सकते हैं और अब जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी यदि आपको दुविधा हो, कोई संशय हो, तो आप इन नंबर्स पर फोन करके अपने संशय को दूर कर सकते हैं। Today, a very good initiative has been launched between the Government of India and the state of Tamil Nadu, whereby this Arogya Setu IVRS has been launched, in the creation of which the Department of Telecommunication, the BSNL, the Government of Tamil Nadu, the IT Department, and the IIT Madras all have played a role. This would immediately activize once you give a missed call on a particular number. Your location will be identified, and all other contributions will be available to you for assistance, for health care, for guidance. तो हर तरह से कोशिशें जारी हैं कि किस तरह से हम कोरोना वायरस पर किसी तरह से भी लगाम लगा सकें। उधर सोशल मीडिया और मोबाइल से पहले एक दौर था
जब डाकिया संचार का सबसे बड़ा माध्यम हुआ करता था। लोग टकटकी लगाकर उसके आने का इंतजार करते थे ताकि उन्हें अपने शुभचिंतकों का संदेश मिल सके। लेकिन वक्त बीतने के साथ संचार के नए और आधुनिक माध्यम सामने आ गए हैं। अब आप ये बोलेंगे कि कोरोना के इस कहर के बीच हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे डाक और डाकियों को लोग भूलने लगे हैं, लेकिन एक बार फिर से डाकियों का काम बढ़ गया है। लॉकडाउन के समय यही डाकिये शहरों और गांवों के लिए लाइफलाइन बनकर सामने आए हैं। किस तरह से, ये इस रिपोर्ट में देखिए। डाकिया अब डाक ही नहीं बल्कि दवाइयाँ, सब्जी, आटा, फल, दाल और राशन की होम डिलीवरी भी करेगा। इसके लिए आपको पास के पोस्ट ऑफिस में जाकर पार्सल बुक कराना होगा। लॉकडाउन में देश भर के 1,55,000 पोस्ट ऑफिस से ये सुविधाएं आम लोगों को मुहैया कराई जा रही है। इसके जरिए आप अपना पार्सल देश के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। केंद्र सरकार ने रोज के उपयोग में आने वाले सामान की पार्सल के जरिए होम डिलीवरी का काम डाक विभाग को सौंपा है। लॉकडाउन के दौरान अगर आप अपने किसी रिश्तेदार या परिचित को कोई भी जरूरी सामान भेजना चाहते हैं तो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, जो लोग बैंक तक पैसे निकालने नहीं जा सकते, उन्हें पोस्ट ऑफिस उनके घरों पर रुपए निकालने की सुविधा दे रहा है। अगर आपका अकाउंट आधार से लिंक है तो डाकिये को आधार कार्ड दिखाकर 500 से 5,000 रुपए तक ले सकते हैं। इसके लिए किसी भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। ये पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक और आधार एनवेलपमेंट सिस्टम के माध्यम से ग्रामीणों तक बैंकिंग सुविधाएं शुरू कर दी गई है। आपात सेवा के अंतर्गत डाकघर खुला हुआ है। लॉकडाउन के वक्त डाकिये सरकारी सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इस तरह वो गांवों और शहरों के लिए लाइफलाइन बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार जल्द ही उद्योग जगत के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक और राहत पैकेज देने का ऐलान कर सकती है, क्योंकि कोरोना का सबसे ज्यादा असर हमारे उद्योगों पर पड़ा है और आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे हो सकते हैं। इसको देखते हुए सरकार ने सोचा है कि उद्योग जगत को राहत दिया जाए। राहत पैकेज के तौर पर जीएसटी में रियायत के साथ साथ छोटे छोटे कारोबारियों को ब्याज मुक्त कर्ज देने पर भी विचार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने से पहले आने वाले इस पैकेज में सरकार मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन और एमएसएमई सेक्टर को टैक्स छूट और आसान ब्याज पर सशर्त कर्ज जैसे ऐलान कर सकती है। ये राहत पैकेज करीब 1 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। इसके जरिए सरकार ने ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरह से रोजगार पर संकट पैदा न हो। कोरोना के कहर ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं बचा जो मंदी की इस मार से अछूता हो। सूत्रों के मुताबिक देश की इकोनॉमी को मंदी से बचाने के लिए सरकार अब छोटे और मझोले उद्यमों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की तैयारी कर रही है। जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। इसके पहले सरकार ने देश के गरीब लोगों को राहत देने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। इसके बाद से ही इंडस्ट्री सरकार पर इस बात का दबाव डाल रही थी कि उद्योगों को बचाने के लिए सरकार आगे आए। उद्योग जगत इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि सरकार को जल्द से जल्द उनके लिए भी राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए। इंडस्ट्री चैम्बर एसोचैम ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कम से कम 200 अरब डॉलर की प्रोत्साहन राशि की जरूरत है। अगले 3 महीनों में 50 से 100 अरब डॉलर एकमुश्त नकदी की जरूरत है। ये नकदी नौकरियों और आय के नुकसान की भरपाई करने के लिए होगी। एसोचैम ने ये भी कहा है कि सरकार को जीएसटी को 3 महीने के लिए 50% और वित्तीय वर्ष के लिए 25% कम करने पर विचार करना चाहिए। इस तरह एक और इंडस्ट्री चैम्बर CII ने सरकार से मांग की है कि सार्वजनिक बैंकों में 30,000 करोड़ रुपए की पूंजी डाली जाए ताकि वो उद्योग जगत की मदद कर सके। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 25 मार्च से देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस लॉकडाउन का सीधा असर इंडस्ट्री और बिजनेस पड़ रहा है, जो पूरी तरह से है। खबरों के मुताबिक सबसे पहले सरकार छोटे और मझोले उद्योगों यानी MSME पर ध्यान केंद्रित करेगी। उसके बाद बड़ी कंपनियों के लिए एक अलग से राहत पैकेज आ सकता है। भारत के करीब 2.9 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था में 25% हिस्सा छोटे कारोबार का है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना के कारण जहां अब तक दुनिया भर में हजारों लोगों की मौत की खबर है, वहीं इसका असर
वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मंदी का दौर शुरू हो गया है। भारत भी इससे अछूता नहीं। कोरोना का कहर पूरे अर्थव्यवस्था को एक तरह से इतना भारी झटका देने जा रहा है, जिससे ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि कोरोना के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से इस वित्त वर्ष यानी 2020-21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद में जो बढ़त दर यानी कि जीडीपी महज 1.6% रह जाएगी। इसका मतलब ये है कि आर्थिक तरक्की के लिहाज से देश काफी पीछे चला जाएगा। सूडान जैसे अविकसित देशों को भी आप कह सकते हैं, जो विकासशील देश हैं, उससे भी कहीं नीचे। गोल्डमैन सैक्स ने अपने पहले के अनुमान में भारी कटौती की है। इसके पहले उसने अनुमान ये लगाया था कि भारत की अर्थव्यवस्था में इस वित्त वर्ष में 3.3% की बढ़त होगी। ब्रोकरेज फर्म का ये कहना है कि जीडीपी की दर 70, 80 और 2009 के दशक में देखी गई मंदी के दौर से भी ज्यादा कमजोर है। भारत में 25 मार्च से पूरी तरह से लॉकडाउन है और इसकी वजह से समूचा कारोबार और उद्योग जगत ठप पड़ा हुआ है। हालांकि गोल्डमैन सैक्स ने यह भी कहा है कि इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था में थोड़े सुधार की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि धीरे धीरे ये पूरी इंडस्ट्री तेजी पकड़ सकती है। उधर कोरोना के मद्देनजर तय की गई सरकार की हाल की नीतियों और आर्थिक व्यवस्थाओं से इसे मजबूती कितनी मिलेगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। हालांकि ये सब कुछ इस पर निर्भर भी है कि दुनिया इस महामारी पर कब तक और कैसे काबू पा लेती है। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा उठाते हुए भारत अपने भूमिगत भंडार भरने की तैयारी करने लगा है। इसके लिए भारत ने काम करना शुरू कर दिया है। तेल उत्पादक देशों सऊदी अरब, यूएई और इराक से बात हो चुकी है। भारत कोरोना के कारण तेल कीमतों में आई मंदी का पूरा फायदा उठाना चाहता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक संभलने में मदद मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई गई है। भारत ने अपनी आपातकालीन जरूरतों के लिए 53.3 लाख टन का भंडार तैयार किया है। कर्नाटक के मंगलुरु और पाडुर, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बने इन रिजर्व से आपात स्थिति में 9.5 दिन तक तेल की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। इन रिजर्व को भरने के लिए भारत ने सऊदी अरब और यूएई से आयात बढ़ाया है। खबरों के मुताबिक मंगलुरु और पाडुर के रिजर्व आधे खाली हैं, जबकि विशाखापट्टनम वाले रिजर्व में कुछ ही जगह बची है। सऊदी अरब, यूएई और इराक से तेल खरीदकर इन्हें भरा जा रहा है। कोरोना के कारण उपजी परिस्थितियों में तेल की मांग कम होने, ओपेक और अन्य तेल उत्पादक देशों की ओर से उत्पादन में कटौती नहीं किए जाने से जनवरी से अब तक तेल की कीमतों में 60% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $30 प्रति बैरल के आसपास की कीमत पर उपलब्ध है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले दिनों सऊदी और यूएई में अपने समकक्ष नेताओं से बात कर आपूर्ति बढ़ाने पर चर्चा की थी। भारत ने आपूर्ति या कीमतों में बड़े बदलाव की स्थिति से बचने के लिए सुरक्षा के तौर पर भूमिगत स्टोरेज तैयार किया है। भारत ने विदेशी कंपनियों को इनमें इस शर्त पर तेल रखने की अनुमति दी है कि किसी इमरजेंसी की स्थिति में भारत उस तेल का उपयोग कर सकेगा। इस शर्त के साथ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक ने मंगलुरु के स्टोरेज में 15 लाख टन की जगह किराए पर ली है। कर्नाटक का पाडुर सबसे बड़ा स्टोरेज है। इसकी कुल क्षमता 25 लाख टन यानी करीब 1.7 करोड़ बैरल की है। इसमें आधे स्टोरेज को सरकार भर चुकी है। बाकी आधी जगह को भरने के लिए सऊदी अरब से तेल लेने पर विचार हो रहा है। इन तीनों स्टोरेज में जमा तेल सरकार से संबंधित होगा, लेकिन फिलहाल इसके लिए सरकार भुगतान नहीं कर रही है। सरकारी कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को इस 3 खाड़ी देशों से तेल खरीदने और इन स्टोरेज को भरने के लिए कहा गया है। बाद में सरकार तेल कंपनियों को इसका भुगतान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब सियासत की कुछ खबरें। महाराष्ट्र में विधान परिषद का चुनाव टलने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्यपाल कोटे से एमएलसी बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव पास हो गया है। इसमें राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से अनुरोध किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए एमएलसी का चुनाव टाल दिया गया था। इसके बाद से ही उद्धव की सीएम पद की कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। संविधान की धारा 164(4) के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री का 6 महीने के अंदर ही सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को सीएम पद की शपथ ली थी। ऐसे में सीएम पद को बनाए रखने के लिए 28 मई से
पहले ही उनका विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने वाली विधान परिषद की 2 सीटें खाली हैं। इन्हीं में से एक सीट पर कैबिनेट ने उद्धव ठाकरे के नाम को नामित करने के लिए राज्यपाल के पास सिफारिश भेजी है। अगर राज्यपाल सहमत हो जाते हैं तो उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाए रखने में सफल हो जाएंगे और इसमें राज्यपाल को सहमत होना ही होगा। दिखाएंगे आपको कि पूरी दुनिया में कोरोना का जो कहर है वो किस हाल में है और इस बीच भारत की वाहवाही क्यों हो रही है, क्यों उसकी धूम मच रही है। पूरी दुनिया पर कोरोना कहर एक इस तरह से आया है कि ऐसी त्रासदी बनकर आया है जिससे निपटने का, जिससे उबरने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इस महामारी ने जो तबाही मचाई है वो पिछले कुछ दशक में सबसे बड़ी है। अभी भी कोरोना पर किसी भी देश का कोई कंट्रोल, कोई संयम नहीं दिख रहा। यहाँ तक कि कोरोना को रोक लेने का दावा करने वाला चीन भी इसके दोबारा उभरने के डर से परेशान है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका जिस तरह से कोरोना के आगे बेबस है, घुटने टेक चुका है, उससे इस बात का सहज ही अंदाजा मिल जाता है कि ये वायरस कितना खतरनाक है। दुनिया के वो देश जहां पर सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं, वो भी इस महामारी के आगे नतमस्तक हो गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इससे कैसे निपटा जाए, लेकिन इन्हीं सब के बीच जर्मनी एक उदाहरण बनकर उभरा है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 88,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,17,000 संक्रमित हैं। अब तक 3,30,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में 24 घंटे में संक्रमण का शिकार 1,973 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही देश में अब तक 14,785 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में 4,34,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इटली में कोरोना के कारण 17,500 से अधिक लोग मारे गए हैं, तो वहीं स्पेन में मरने वालों का आंकड़ा 14,790 से अधिक है। जर्मनी में 2,340 तो फ्रांस में 10,800 से ज्यादा लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं। ब्रिटेन में 7,000 से अधिक, जबकि बेल्जियम में 2,200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिण कोरिया में कोरोना के 39 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,423 हो गई है। दक्षिण अफ्रीका की संचार मंत्री स्टेला अंदाबैन को लॉकडाउन नियम तोड़ने पर 2 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए भी कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत ने इस संकट की घड़ी में जो हमारी मदद की है उसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। हालांकि ट्रंप की बातें कुछ ऐसी होती हैं कि उन पर आप यकीन नहीं कर सकते। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ, लेकिन फिलहाल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ सहमति जताई है। और मोदी ने जवाब में ये कहा कि ऐसा मुश्किल के समय होता है कि दोस्तों को किस तरह से करीब लाया जाए, इसके उपाय ढूंढे जाते हैं। दरअसल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को कोरोना वायरस के इलाज में कारगर माना जा रहा है। ट्रंप ने पीएम मोदी से आग्रह किया था, आग्रह तो नहीं कहूंगी, पहले धमकी दिया था ट्रंप ने भारत को कि यदि आपने दवा नहीं दी तो भारत नतीजे भुगतेगा। लेकिन उसके बाद जब भारत ने निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया और दवाएं भेजनी शुरू की तो ट्रंप की भाषा बदल गई। कुछ चुनाव का भी असर है। आने वाले समय में यहाँ राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और भारतीयों का जो वोट है वो काफ़ी अहम है। इसीलिए नमस्ते ट्रंप जैसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था भारत में और ट्रंप आए थे फरवरी में यहाँ पर। लेकिन नमस्ते ट्रंप के बदले जिस तरह से धमकी दी ट्रंप ने, उसे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और इस गलती को भारत ने मान भी लिया है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है। इस मुश्किल घड़ी में हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है। भारत ने कोरोना बीमारी से संजीवनी माने जाने वाले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की निर्यात को मंजूरी दे दी, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थैंक यू इंडिया कहा था। अमेरिका के इस थैंक यू का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने ट्विटर पर लिखा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। ऐसे समय दोस्तों को करीब लाते हैं। भारत अमेरिका की साझेदारी पहले से ज्यादा मजबूत है। भारत कोरोना के खिलाफ मानवता की लड़ाई में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। हम इस पर एक साथ जीतेंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुश्किल हालात में दोस्तों के बीच और सहयोग की जरूरत पड़ती है।
हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर फैसला लेने के लिए भारत और उसके लोगों को धन्यवाद। इसे हम कभी नहीं भुला सकते। इस सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया। हालांकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि अगर भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवाई की सप्लाई नहीं करता तो वे उस पर जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। इस बयान के 24 घंटे बाद ही डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए थे। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर उनकी मदद की है, वे काफी शानदार है। दरअसल भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवा के निर्यात पर रोक लगा दी थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद भारत ने बैन को हटा दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हमारी प्राथमिकता अपने देश में भरपूर स्टॉक रखना है, लेकिन उसके बाद जिन देशों में कोरोना वायरस सबसे ज्यादा घातक हुआ वहां पर चिन्हित दवाइयों को भेजा जाएगा। विदेश मंत्रालय के इस सब बयान के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का बयान भी सामने आया था कि राज्य की 3 कंपनियां अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवा की सप्लाई करेगी। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात को मंजूरी दिए जाने के फैसले से अमेरिका काफी खुश है। यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने थैंक यू इंडिया कहा है। उधर कोरोना वायरस की मार से जूझ रहे ब्राजील ने इस महामारी के लिए गेम चेंजर बताई जा रही दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को संजीवनी बूटी करार दिया है। ब्राजील ने मलेरिया को रोकने वाली इस दवा की सप्लाई के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने कहा है कि जिस तरह हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर भगवान राम के भाई लक्ष्मण के प्राण बचाए थे, उसी तरह से भारत की ओर से दी गई इस दवा से लोगों के प्राण बचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे ब्रिटेन में एक अलग ही तस्वीर दिख रही है। कोरोना संक्रमण रोकने में लगे अधिकारियों को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग संक्रमण फैलने के लिए 5G कनेक्टिविटी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसके चलते वो मोबाइल इंजीनियरों को धमकी दे रहे हैं और 5G टावर जला रहे हैं। उधर जानकारों का एक कहना है कि इस तकनीक का संक्रमण से कोई संबंध नहीं है और न ही इसका कोई वैज्ञानिक आधार है। ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री माइकल गोव ने इन बातों का खंडन किया। उन्होंने इसे मूर्खतापूर्ण और खतरनाक बताया है। मोबाइल कनेक्टिविटी की अहम सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने से अब यहाँ के कम्युनिकेशन नेटवर्क पर खतरा पैदा हो रहा है। कई जगहों पर मोबाइल फोन टावरों को क्षतिग्रस्त किया गया है और उनमें आग लगा दी गई है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी पोस्ट किए गए हैं जिनमें साजिश के तहत कोरोना संक्रमित 5G उपकरण ब्रिटेन भेजने के दावे किए जा रहे हैं। इन उपकरणों के चीन से भेजे जाने की बात कही जा रही है। वहीं कुछ यूजर्स इससे निकलने वाले रेडिएशन को कोरोना संक्रमण का कारण बता रहे हैं। इस बीच गूगल ने कहा है कि वो इस अफवाह को बढ़ावा देने वाले सभी वीडियो को इंटरनेट से हटा देगी। उधर कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में कंपनियों की कार्यशैली में उम्मीद से ज्यादा बदलाव नजर आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन जैसी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दे रही हैं। मशहूर शोध फर्म गार्टनर के ताज़ा सर्वे के मुताबिक 74% CFO मानते हैं कि बिना ऑफिस आए काम करने का नुस्खा उम्मीद से कहीं बेहतर परिणाम दे रहा है। वे ये व्यवस्था स्थायी रूप से लागू करना चाहते हैं ताकि ऑफिस का खर्च कम किया जा सके। विश्व में कई कंपनियां लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी स्थायी रूप से वर्क फ्रॉम होम की संभावनाएं तलाश रही है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां अमेरिका में अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवा रही है। ट्विटर और गूगल ने तो दुनिया भर के अपने सेंटर में अगले आदेश तक इसी व्यवस्था में काम करते रहने का निर्देश जारी किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने सोमवार को सिएटल और सैन फ्रांसिस्को के बाद पूरे अमेरिका में घर से काम करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब 81% CFO का कहना है कि उनकी कंपनी भविष्य में वर्क फ्रॉम होम के लिए ही कर्मचारियों की भर्ती करेंगी। इसके लिए नियुक्ति की शर्तों में लचीला रुख अपनाने की बात भी उन्होंने कही है। गार्टनर के सर्वे में शामिल 317 CFO में अधिकांश ने माना कि कोरोना संक्रमण काल की ये स्थिति वर्चुअल दफ्तर की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। वर्क फ्रॉम होम को लेकर 20% CFO का मानना है कि घर से काम करने से उनकी बिल्डिंग कॉस्ट और ट्रैवल एक्सपेंस में काफी बचत होगी। हालांकि 71% CFO का ये भी मानना है कि इससे कारोबार की निरंतरता और उत्पादकता दोनों प्रभावित हो सकती है।
वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के शोधकर्ताओं ने लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम का फायदा बताते हुए ट्वीट किया। इसमें शोधकर्ताओं ने अपनी उस रिसर्च का हवाला दिया जिसमें 2018 में घर से काम करने के दौरान बिजली, ईंधन की कम खपत से पर्यावरण को होने वाले फायदे गिनाए गए थे। शोधकर्ताओं ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम की कार्य संस्कृति से सबक लेने और नई धारणा स्थापित करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना वायरस के संक्रमण से रोक के लिए लॉकडाउन के दौरान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस BR गवई की बेंच ने जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया है। अब 1 हफ्ते बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि लॉकडाउन के समय में सूचनाओं के लेन देन के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत है। बच्चे भी स्कूल की पढ़ाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकेंगे। दरअसल फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स की ओर से दायर जनहित याचिका में सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें मोबाइल इंटरनेट की गति 2G तक ही सीमित रखी गई है। याचिका में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की जनता को 4G इंटरनेट सेवाओं से वंचित रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 21A का उल्लंघन है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट की अदालतों में गर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, यानी अब दिल्ली हाईकोर्ट में जून महीने में गर्मी की छुट्टी नहीं होगी। इस बाबत कोर्ट ने ये कहा है कि अब इस आदेश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट समेत सभी निचली अदालतें जून में काम करेंगी। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की वजह से अदालतों का कामकाज बाधित हुआ है। लॉकडाउन के वजह से मामलों की सुनवाई में हुई देरी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। उधर कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने के लिए सरकार सभी प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में देश में लॉकडाउन लागू किया गया जिसके चलते स्कूल, कॉलेज, उद्योग सभी कुछ बंद हैं। देश की अदालतों में भी कोरोना का असर सीधे तौर पर दिखा। इसको लेकर प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबडे को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा गया है। 2 अधिवक्ताओं द्वारा भेजा गया इस पत्र याचिका में ये कहा गया है कि अधिवक्ता इस लॉकडाउन की चपेट में आ गए हैं और वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। पत्र में अधिवक्ता अधिनियम 1961 और अधिवक्ता कल्याण योजना 1998 के प्रावधानों के अनुसार कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते एक आपातकालीन कोष के निर्माण की मांग की गई है जिससे वित्तीय संकट का सामना कर रहे वकीलों की मदद की जा सके। और देश की बात में आप बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। तो 9 अप्रैल है आज और बेहद अहम दिन। अनशन और आंदोलन जैसे शब्द आजकल कम सुनाई देते हैं, लेकिन 9 अप्रैल के दिन का हाल के वर्षों में एक चर्चित अनशन से गहरा नाता है। सामाजिक कार्यकर्ता और देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का अलख जगाने वाले अन्ना हजारे ने 2011 को दिल्ली के रामलीला मैदान में 95 घंटे का अनशन किया था और सरकार द्वारा लोकपाल कानून बनाने की मांग मान लेने के बाद 9 अप्रैल को अपने इस अनशन का समापन किया था। हालांकि बाद में अन्ना हजारे की विश्वसनीयता भी खतरे में आ गई। साल 2003 में आज ही के दिन इराक के तानाशाह शासक सद्दाम हुसैन के शासन का अंत हुआ था। लोगों ने बगदाद के फिरदौस चौराहे पर लगी सद्दाम हुसैन की मूर्ति को गिरा दिया। साल 1860 में आज ही के दिन पहली बार किसी इंसान की आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया था। इस रिकॉर्डिंग मशीन को नाम दिया गया था फोन ऑटोग्राफ। इसे फ्रांस के मार्टिन विले ने बनाया था। मार्टिन विले ने 3 साल पहले ही इस तकनीक का पेटेंट हासिल कर लिया था और 1861 में इस मशीन से रिकॉर्ड की गई आवाज़ को 2008 में डिजिटल ऑडियो में बदला गया। अपना ख्याल रखिएगा, घर से बाहर नहीं निकलिएगा। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचने के कौन से उपाय आप कर सकते हैं। उन उपायों पर ध्यान रखिए, सरकार की बात मानिए और सबसे ज़रूरी बात है कि अपना ज़रूर ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। तो इस प्रार्थना के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, सानंद रहेंगे, आप हमसे जुड़े भी रहिए। नमस्कार।